अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने GHQ में अहम इजलास की सदारत की है, जिसमें उनका कहना था कि कौमी एक्शन प्लान पर अमल ना होने से ऑपरेशन ज़रबियात की कामयाबियां मुतासिर हो रही हैं। जब तक तमाम इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते, दहशत गर्दी की बाक़ियात मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ चौधरी निसार अली खान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ामात की बारिश कर दी। आखिर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा? क्या सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर नहीं है? और क्या अमन व अमान की खराबी में जिम्मेदार सिर्फ चौधरी निसार हैं या फिर पूरी वफाकी हुकूमत? आज प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पेशल। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस देंगे। साथ ही साथ फिरदौस आशिक आवान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, भी हमारे साथ मौजूद होंगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ अजमल वजीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ज्वाइन कर चुके हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साद वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और तमाम तर मामले पर तज़किया देंगे। सबसे पहले सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। आज जो आर्मी चीफ ने अहम बयान दिया है, इजलास की सदारत की है और बड़े फैसले भी हुए हैं, और जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि जब तक पूरे इदारे, सारे इदारे अपनी परफॉर्मेंस नहीं शो करेंगे, ऑपरेशन ज़रबियात कामयाब नहीं होगा। साथ ही साथ नेशनल एक्शन प्लान मुतासिर हो रहा है। आपके ख्याल में क्या इस बयान को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर मौजूद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस बयान से ये कहना कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पे नहीं है, ये दुरुस्त नहीं होगा। कल वज़ीर आज़म साहब का बयान आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये जो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए कभी धरने और कभी सड़कों का मार्च और कभी अफवाहें फैलाना कि जी सितंबर में हुकूमत जा रही है और ये हो रहा है और फलां हो रहा है, और कभी लोगों का ये कहना, वहाँ मार्च और वहाँ रेफरेंडम कराने की बातें करना और यहाँ पोस्टर लगना, इन चीजों से हुकूमती रिट कमजोर होती है। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, वो तो किसी एक जगह पर धरना होता है ना, पूरे मुल्क में तो धरना नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हम कह दें कि एक गिरोह है या एक पार्टी है जो कि चीजों को आगे नहीं लेकर चलने दे रही। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये जो आप बात, मुझे थोड़ी सी बात करने दे। जब आप हुकूमत के एक नुमाइंदे की बात सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं अर्ज करूंगा। चलें, आपने कहा जी एक शहर में, ठीक है, ये धरना जो पिछली दफा हुआ अगस्त का ही महीना था, एक ही शहर में हुआ, बल्कि एक शहर में क्या, सेक्रेटेरिएट के सामने, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के बाहर कब्जा किया गया, दीवान सदर के दरवाजे तोड़े गए, कब्जा किया गया PTV पर, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजों तक पहुंचे लोग। तो कहने और उस एक बात की वजह से वही जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है। आपको लगता है कि वो जो धरना हुआ था उसकी वजह से अब नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा? मैंने जो, अगर आप इस तरह से ठकाठक 7 क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे बगैर, सिद्दीकुल फारूक साहब, पूरा प्रोग्राम करना है, सबसे बात करनी है, सबकी राय लेनी है। बात नहीं, लेकिन अगर आप राय लेना चाहें ना, मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे, एक आध डेढ़ मिनट चलें, बताइए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बेयकीनी की फजा इसी से पैदा होती है, और ये बेयकीनी की फजा दुश्मनों के, दहशतगर्दों के, कातिलों के, टारगेट किलर्स के, कब्जा ग्रुपों की हाथ मजबूत करता है और गवर्नमेंट की रुख को कमजोर करती है। इसलिए ज्यादा जरूरत है कि आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, आपसे दोबारा भी बात करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब, तमाम तर जिम्मेदारी आप लोगों पर आयद होती है, आप लोग धरने करने बैठ जाते हैं, एहतजाज करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान भी मुतासर होता है और मुल्क जो तरक्की की राह पर गामजन होता है, आप ही उनको रोकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे लोग ज़िंदा रहते हैं या किसी हद तक खुश रह सकते हैं, मुतमईन रह सकते हैं। एक ये कि जो मुल्क है या उनका आपके लिए मुस्तकबिल है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, मतलब एक मुस्बत सिमत में जा रहा हो, और दूसरा उसकी को लीडरशिप जो है वो एक होप दे, कोई पॉजिटिव बात करे और कोई उम्मीद दिलाए कि हाँ मुस्तकबिल से, आज से हाल से मुस्तकबिल बेहतर होगा। ये जो मुस्लिम लीग नून का या हुकूमत का जो वतीरा बन गया,
یہ بجائے آج یہ بتانے کے کہ کوئی پازیٹیو کام کیسے کریں گے، نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ ایسے دھرنے میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی جلوس میں، کسی جلسے میں، کسی جگہ 4 بندے کھڑے ہو گئے، اس میں ایسے اسی کو بیس بنا کے یہ سارا کام ایسے لگتا ہے جیسے روک دیتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پر 20 نکاتی تھا نیشنل ایکشن پروگرام، 20 میں سے 8 وہ نقطے جو حکومت کا ذمہ تھا، سویلین گورنمنٹ کا ذمہ تھا، وہ انہوں نے نہیں کیے، اور جو 12 کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ آرمی کر رہی ہے. اور آج دیکھیں ایک بڑا المیہ نظر آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے پورے ملک میں امن و امان کی ذمہ داری صرف اور صرف فوج پہ ہے، اور ان کا کام جس طرح غفار خان یا آسما جہانگیر جیسے این جی او میکر، این جی او آپ کا برانڈ، جس طرح لوگ تنقید کرتے ہیں، اس طرح کا کام نواز شریف صاحب کا اور مشاہد اللہ کا اور دوسرے وزراء کا اور اچک زئی کا اور فضل الرحمان کا این جی اوز کی طرح بیٹھ کے تنقید کرنا ہے، جس طرح مطلب آپ کہہ لیں کہ سو کال دانشور امریکہ میں بیٹھ کے کرتے ہیں، انڈیا میں بیٹھ کے کرتے ہیں ہم پہ، اس طرح کا کام ان کی ذمہ داری. کوئٹہ میں ذمہ داریاں پھر وفاقی حکومت کی بھی ہے، صوبائی حکومت کی بھی ہے. فردوس عاشق عوان صاحبہ سے ان کا کمنٹ لے لیتے ہیں. فردوس عاشق عوان صاحبہ، وزیر داخلہ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ پر الزامات کی بوچھار کر دیتے ہیں آپ کے پارٹی پر. صدیق الفاروق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے چیزیں رکی ہوئی ہیں. تو آپ کے خیال میں پھر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کی بڑی وجہ اپوزیشن ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات تو یہ ہے کہ آپ نے صدیق الفاروق صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ چلائی ہے وہ خود اپنے تمام جو ورڈز ہیں کنٹراڈکشن اور حکومتی پالیسی کی ہے انہوں نے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا موقف دیں، بجائے اس کے کہ اگر گورنمنٹ وہ ایک پلان اور اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں ایز اے نیشنل لیڈر، وہ گھوم گھما کے اس دھرنے کے فیکٹ سے باہر نہیں آ رہے. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو اپنی ریٹ ہے وہ اتنی ویک ہو گئی ہے کہ جو اس کے ایک ہے، دیکھیں حکومت ایک ہے حکومتی ادارے. اب حکومت کا موقف اور حکومتی اداروں کا موقف جب تک ایک پیج پہ نہیں آتا، آج جو آپ نے اسٹیٹمنٹ آرمی چیف کی چلائی ہے وہ حکومتی اداروں کا موقف ہے، جس میں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ اس ملک کے نیشنل سیکورٹی اداروں کے جو چیف ہیں اور جن کے ذمہ ڈفرینٹ اسائنمنٹ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے وہ انتظار کر رہے ہوں. تو گورنمنٹ کی جو پارٹیسپیشن ہے، اونرشپ ہے، جو گورنمنٹ میں ایز اے پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ڈیفائن رول پلے کرنا ہے، اس پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے آرمی چیف نے آج جی ایچ کیو میں اہم اجلاس کی صدارت کی ہے، جو پیغام دیا گیا ہے، آپ کے خیال میں آرمی چیف کی جانب سے پیغام کس کو دیا گیا ہے؟ یہ پیغام بڑا کلیئر ہے کہ سویلین گورنمنٹ. فردوس صاحبہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد سے میں نے سوال کیا ہے. جی سعد صاحب بتائیے گا. یہ سوال جو آپ نے کیا ہے اور یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے یہ تمام حکومتوں کو ہے، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں پروونشل گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. اور وہ بدقسمتی سے کسی حکومت میں، چاہے وہ آپ وفاقی حکومت کو دیکھ لیں یا صوبائی حکومتیں دیکھ لیں، انہوں نے اس کے اوپر چند چیزوں کے اوپر اگر پیش رفت کی ہے، کئیوں پہ بہت سست ہے، کئیوں پہ بالکل پیش رفت نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں تمام حکومتوں کو ہے، کیونکہ جو آرمی نے ایک کائنیٹک آپریشنز کہتے ہیں، آرمی نے تو اپنے پورے کر دیے ہیں. ابھی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی ایک ریگولر ملٹری آپریشن جو ہے اس کو چلایا جائے. صرف کومنگ آپریشنز ہو سکتے ہیں یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تمام جتنے بھی پاکستان کے قومی ادارے ہیں یا حکومتیں ہیں وہ اس میں اپنا پورا حصہ نہ ڈالیں. لیکن بدقسمتی سے وہ عزم نہیں ہے اور وہ یونٹی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، سوائے الزامات کے ایک دوسرے کے اوپر کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے عدم استحکام کر رہے ہیں. آپ بارڈر کے اس سائڈ پہ چلے جائیں ہندوستان میں، وہ اس چیز کے اوپر بالکل متفق ہے. جب پاکستان کی بات آتی ہے یا کوئی ہندوستان کے اندر عدم استحکام کی بات ہوتی ہے، وہ سارے متحد ہو جاتے ہیں اور تمام اپنے اختلافات بھول جاتے ہیں. افغانستان میں بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام صوبائی اور وفاقی حکومت کو میسج دیا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے، تو اجمل وزیر صاحب
जब सानेहा APS हुआ था और हमने देखा था कि नेशनल एक्शन प्लान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई, तमाम ऑपोजिशन जमातें साथ थीं, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर मौजूद थी, तो फिर आखिर मसला क्या हुआ? फिर नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 निकात थे उन पर अमल दरामद अब तक यकीनी बनाया क्यों नहीं जा सका? देखिए, बात तो यही है ना कि जिस वक्त APS का मसला हुआ उसके बाद धरने ख़त्म हो गए, सब सियासी जमातें इकट्ठे बैठी पेशावर में और वहाँ पे एक फ़ैसले हुए और उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत का काम था। नेशनल एक्शन प्लान पे हुकूमत ने इम्प्लीमेंट करना था, हुआ नहीं हुआ। अब क्वेटे का मसला हुआ, उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि जी फिर नेशनल एक्शन प्लान इनको याद आ जाता है। जब भी कोई पाकिस्तान में मसला हो जाता है उसके बाद इनको नेशनल एक्शन, भाई किसने इम्प्लीमेंट करना है? गवर्नमेंट आप है। जब आपके ऊपर हम बात करते हैं तो आप आगे से कहते हैं कि जी ये तो उस वक्त आपके पास इस चीज का न जवाब होता है और इस किस्म के आप बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी मुल्क की तरक्की में कौन मुल्क की तरक्की में आपके सामने खड़ा है? सारे पाकिस्तानी हम सब चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। क्या मुल्क की तरक्की ये है कि लूटमार मुल्क में हो? क्या मुल्क की तरक्की ये है कि आप बादशाहत के तरह कुर्सी पे बैठ जाए और आप ये समझे कि पाकिस्तान मैं आका हूं और पाकिस्तान के अवाम गुलाम है? या ये आप समझे कि आपके ऊपर कोई तनकीद न करे? भाई बात ये है कि ये सारा कुछ जब हो रहा है, आज आप मुझे बताएं चौधरी निसार जो वजीर दाखिला साहब है, उसने जो आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब का जो मुकमुका है उस पर ड्रोन हमला जब कर दिया तो जवाब दे देना। मैंने तो नहीं, मैं तो जब कहता था कि ये मिले हुए उस वक्त तो कोई नहीं मान रहा था, ये कह रहे थे नहीं, कोई टीवी टॉक शो में एक दूसरे के खिलाफ ये बात करते। वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार एक जिम्मेदार शख्स है, उसने अगर आज सच बोल ही दिया तो मुझे बता दे कि इससे बड़ा सबूत क्या है? लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है अजमल वजीर साहब के नेशनल एक्शन प्लान के कई निकात थे जिन पर अमल दरामद बहुत जरूरी था। नेक्टा फाल क्यों नहीं हो सका? तहफ्फुज़ पाकिस्तान एक्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? उसका नफाज क्यों नहीं हो सका? एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हुकूमत से भी बात करेंगे, ऑपोजिशन से भी बात करेंगे कि आखिर तहफ्फुज़ पाकिस्तान एक्ट का नफाज क्यों नहीं हो सका, अमल दरामद अब तक क्यों नहीं हो सका। एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, और बात हो रही है तहफ्फुज़ पाकिस्तान एक्ट जिसका नफाज हो गया था लेकिन दोबारा नाफिज नहीं हो सका। और अब क्यों नहीं हो सका? लेजिस्लेशन का मसला है, क्या इशू है जिसकी वजह से ये काम अभी रुका हुआ है? अजमल वजीर साहब आपसे जानना चाहेंगे तहफ्फुज़ पाकिस्तान एक्ट पर दोबारा अमल दरामद जो दोबारा नाफिज क्यों नहीं हो सका, आखिर वजह क्या है? देखिए, वही वजह है जो बात हो रही है मुकमुका की, जो आज आप चौधरी निसार साहब ने कहा है वही बात है। आप देखें कि आप कराची में इख्तियार देते हैं, इंटीरियर सिंध में इख्तियार नहीं देते। आप पंजाब में कहते हैं कि जी यहाँ पे कुछ न करें और आप कहते हैं कि फिर ये सारी चीजें ठीक होंगी। ऐसे ठीक नहीं होती। वंस फॉर ऑल आपको सबको जो इख्तियार आप कराची में देते हैं वही आप सिंध में पूरी सिंध में आपको देना चाहिए और वो पंजाब में भी वही ऑपरेशन आपको करना चाहिए। और वंस फॉर ऑल सब आपने वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया, फाटा में किया, आप दूसरे जगहों पे करते हैं, लेकिन जब आप लोगों की तरफ बात आ जाती है, पंजाब और सिंध की तरफ बात आ जाती है, यानी कि जहां पे पीपल्स पार्टी और मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वहां पे जब बात आ जाती है वहां पे फिर इनके मसले शुरू हो जाते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई अगर आपकी जिम्मेदारी है, कोई सिंध में हुकूमत में बैठा है, कोई पंजाब में हुकूमत में बैठा है, भाई आप लोग मरकज में हुकूमत में बैठे हैं, तो फिर आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर आप दूसरे के लिए करेंगे और अपने लिए कहेंगे कि नहीं इधर ना आए, इस तरह फिर सफाई नहीं होगी। और ये बात बिल्कुल वाज़े है कि आपने इस दफा अगर इस चीज को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, एक जगह पे, और दूसरी बात ये अजमल वजीर साहब के सूबों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती थी। जब नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई थी तो सूबों की भी उतनी ही जिम्मेदारी की बात की गई थी। सारी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर डाल देना भी ज्यादती होगी। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, आपके ख्याल में सूबे की जिम्मेदारी कितनी थी? सारी जिम्मेदारी हम विफाकी हुकूमत पर डाल दें कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो फिर सूबों की भी तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो क्यों नहीं पूरी हो सकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ क्योंकि ये लाहौर की जो ट्रैफिक कंजेशन है उसकी वजह से लेट पहुँची हूँ। देखिए, सूबों को ऑन बोर्ड लेना, सूबों को नेशनल एक्शन प्लान के तहत अकोमोडेट करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना,
उनकी जो इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं उनको एड्रेस करना, और ओवरऑल आप देखेंगे कि एज अ अम्ब्रेला ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट उन सूबों की मोटिवेशन कमिटमेंट को इन्हांस करना और रिसोर्सेज फ्राहम करना, ये तमाम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट का जो एक डिफाइंड रोल है उस नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो बेसिक टूल है वो आपके रिसोर्सेज हैं। अनफॉर्चुनेटली जो आपका बजट अप्रूव हुआ उस बजट के अंदर जो मुख्तलिफ एलोकेशन ऑफ फंड्स हुई उसमें आपको कहीं पे भी वो कमिटमेंट और डेडिकेशन और मोटिवेशन नजर नहीं आ आप रही। लोगों की तरफ से कोई कदम उठाया गया? आप लोगों ने खुद वफाकी हुकूमत से रब्ता किया? क्योंकि अगर रेंजर्स ऑपरेशन की बात की जाए तो उसमें हमेशा अगर कोई रोड़े अटकाता है तो वो हमेशा पीपल्स पार्टी होती है। देखिए इसमें बड़ी ज़रूरी बात यह है देखने की मुबशर के फेडरल गवर्नमेंट और सूबे ये वो इकाइयाँ हैं जो इसकी बेस पे फेडरेशन बनती है और फेडरेशन आगे फिर एक रोड मैप पे इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाती है। चूँकि रेंजर का रोल कन्फाइंड किया गया सिंध तक और वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जिसको नेशनल एक्शन प्लान का एक बेसिक जुज समझते हुए तमाम सिक्योरिटी अदारे, पॉलिटिकल लीडरशिप, सिविलियन अथॉरिटीज़ एक कंसेंसस क्रिएट किया कि ऐसा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो 60% ऑफ पाकिस्तान है, बल्कि मोर दैन 60% ऑफ पाकिस्तान जो पंजाब पे मुश्तमिल है, वो क्यों उसकी जद में नहीं आ रहा है, वो वहाँ पे क्यों गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही उस सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को, हुकूमत फैसिलिटेट नहीं कर रही। लेकिन वजूहात क्या है जान लेते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। अब सूबों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी वफाकी हुकूमत की है। क्या सूबों की जानिब से कोई पेशकदमी की गई, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए कोई कोशिशें की गई? काफी सवालात उठ गए हैं। पहली बात तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर आइन के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद पहले भी और अब ज्यादा ये सूबों का अपना मामला है। फेडरल गवर्नमेंट जहां तक मुमकिन हो सकेगा उनकी मदद करेगी। कराची में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बेहतरी आई है। मैं बार बार जाता हूं क्योंकि मेरे पास पूरे पाकिस्तान में मेरे इदारे के जो है वो दफ्तर भी हैं और प्रॉपर्टीज, लैंड वगैरह भी हैं। बहुत बेहतरी आई। अब आप ये देखिए, मैं जब बात की तो उन्होंने जल्दी से उसको उचक लिया। 14 साल पीपल्स पार्टी और परवेज मुशर्रफ के, और ये 14-15 महीने या 16 महीने जो है ये नेशनल एक्शन प्लान के या ऑपरेशन ज़रब के सामने रखें, उस नतीजे को और इन 14-16 महीनों के नतीजों को सामने रखें। आपको मालूम होगा कि बावजूद कमजोरियों के ये जो नेशनल एक्शन प्लान कमजोर ही सही, लेकिन ये जो ऑपरेशन ज़रब है इसका नतीजा बहुत बेहतर है। एक बात ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा कि इंडिया में सारे मुतहद हो जाते हैं, तो हमें जो ये कहते हैं कि एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब, तो हमें कौन सी उस्ताद पड़ी है, क्या मुसीबत है, क्यों नहीं इकट्ठे होते? क्यों कभी कहते हैं अंपायर की उंगली उठेगी, कभी कहते हैं महफिलों में आप फिर कहना शुरू कर दिया क्यों जी सितंबर बस गए। ये क्या बात है, क्यों करते हैं इस तरह की बातें, ये आइन के खिलाफ क्यों? और एक और बात मैं हाशमी साहब एक्सपेक्ट करूंगा, ये फौज को और ये पार्लियामेंट को और ये फौज को और मुंतखब हुकूमत को ये अलग अलग, ये कोई दरिया के दो किनारे हैं। तो भाई फौज इसी आइन के मुताबिक हुकूमत का एक हिस्सा है, डिफेंस सर्विसेज हैं, जिस काम के लिए वो है वो। ठीक है। अच्छा, मुख्तसरन सिद्दीकुल फारूक साहब बताइएगा, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट पर दोबारा अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? लेजिस्लेशन में कोई इशू है क्या, उसकी कोई अपडेट है? मैं इस पर सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि अगर सैलाब हो तो फौज को भेजा जाए, किसी और काम के लिए फौज, तो लोग खड़े होकर कहते हैं फौज जी सारे काम फौज ही करेगी। उसका एक हल ये भी है जो गलत होगा कि फिर पुलिस को आप हेलीकॉप्टर और कश्तियां और सही एक चलें, ठीक है, एक ब्रेक। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन के बारे में और रिहैबिलिटेशन की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साद साहब से। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साद साहब, इजहार तशवीश सामने आया है आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जानिब से। अब सिचुएशन कहां जाती दिखाई दे रही है, और रिहैबिलिटेशन की अगर बात की जाए तो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, आर्मी पर या हुकूमत पर? आप मेरे से बात करें? जी जी। ये मेरे ख्याल में जो अभी आर्मी है वो
प्रेशर डालेगी कि हुकूमतों के ऊपर ये पैगाम है उनके लिए कि इनके ऊपर अभी जो काम नहीं हुआ है, खासकर अगर आप इनकी मोटी मोटी बातें देख लें, जैसे फाटा रिफॉर्म्स हैं, मदरसा रिफॉर्म्स हैं, ये प्रोविंसेस की गवर्नेंस है, ये करप्शन वगैरह है जिसका नेक्सस है टेररिज्म के साथ, इसके ऊपर अभी आर्मी चाहेगी कि इसके ऊपर पेशरफ्त हो। और जब जनरल राहील शरीफ साहब ये सोचेंगे कि जब वो नवंबर में अपना ओहदा छोड़ते हैं तो इसके ऊपर खातिर ख्वाह वो हो, प्रोग्रेस हो और टेंजिबल किस्म की प्रोग्रेस हो, ताकि वो लेगेसी में जाए कि उन्होंने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसकी उसमें खातिर ख्वाह कमी लेके आए थे और मुल्क को जो है एक सही डगर पे उन्होंने डाल दिया है। तो ये तो वो अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते होंगे। दूसरी बात यह कि रिहेबिलिटेशन जो है ये फौज उसको असिस्ट कर सकती है, लेकिन कराना तो ये वो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। जो फाटा के अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वफाकी वज़ीर दाखिला भी यही कह रहे हैं कि सूबों की भी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जिस तरह फिरदौस आशिक अवान ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से बताया, सिंध हुकूमत के हवाले से, तो जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। मदरसा रिफॉर्म्स पर आपने बात नहीं की, बल्कि आप लोगों ने उल्टा इमदाद दी है। देखें, ये इमदाद देना बेसिकली वही चीज़ है कि मदरसा रिफॉर्म वाली बात यह है कि उन्हें मेन स्ट्रीम में लेके आना, वहाँ पे आपके लिए लॉ एंड आर्डर को बेहतर करना। और ये जो जिम्मेदारियाँ जो सिविल गवर्नमेंट की थी, मैं समझता हूँ सबसे जो ज़्यादा पूरी की हैं वो केपी की गवर्नमेंट ने की हैं। मुझे थोड़ा सा एक बात करने दें कि ये जो गवर्नमेंट है, मुझे सच्ची बात है, इशू ये नहीं है कि नून लीग या कोई और, बेसिक है कि 20 करोड़ लोगों का अमन से रहना, इसका तरक्की करना। सो यहाँ पे साइबर क्राइम बिल हो या कोई और गवर्नमेंट काम करना चाहती हो, मतलब मियाँ साहब के बेटे ने 6 अरब 42 करोड़ रुपए ले लिया वहाँ पे एक कंपनी अली रियाज से, आज ही आ रहा था, तो वहाँ पे तो कोई बंदा इनको रोक नहीं सका। इन्होंने मॉडल टाउन में 14 कत्ल कर लिए, किसी ने रोका नहीं, इन्होंने जो कुछ भी कर लिया रोका नहीं। भाई आपको तरक्की से कौन रोक रहा है? आपको अपने जो काम करने वाले थे, मतलब आपकी बलूचिस्तान में गवर्नमेंट है और कोई मजाल है, कोई आपने कोई जिम्मेदारी कबूल की हो कि वहाँ जो 100 बंदा मरा है वो आपकी भी कोई जिम्मेदारी, वहाँ मतलब इतने लोग जो मरे हैं आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। उन्होंने चुप करके आर्मी चीफ के कंधों पर डाल दिया, आर्मी वालों पर डाल दिया और उनका उल्टा हिसाब करने जा रहे हैं। भाई उन्होंने तो आपको सपोर्ट करना थी। यानी आपके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी सब अच्छा है, फिरदौस आशिक अवान कह रही है सिंध हुकूमत में सब अच्छा है, सिद्दीकुल फारूक वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की भी तर्जुमानी करें और वो भी कह रहे हैं सब अच्छा है। तो अजमल वजीर साहब, अगर सब अच्छा है, मुल्क में सब ही अच्छा है, तो फिर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में रुकावट कौन बना हुआ है? सब अच्छा नहीं कहा, मैंने सब अच्छा नहीं कहा। मेरी बात सुने, मैं सिद्दीक साहब आप पर भी आते हैं। जी अजमल साहब, एक बात बता दो, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इस हुकूमत की ये पॉलिसी है, वो कहते हैं ना कि जाग दे रहना सारे ते न रहना, यानी कि कोई भी कुछ भी किसी के साथ हो, नाइंसाफी हो, जो भी है, दहशतगर्दी हो, जो भी है, वो अपनी जिम्मेदारी तो उन्होंने लेनी नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपने नहीं लेनी तो फिर आप जो कर रहे हैं, मसलन कि आप ये कहते हैं कि जी, मैं इस चीज से सिद्दीकुल फारूक साहब ने अभी फरमाया कि जी फौज इदारा, हम मानते हैं कि फौज हुकूमत का हमारे पाकिस्तान का इदारा है, लेकिन क्या अगर फौज ज़रबे अज़ब कर रही है और कामयाब उसने किया, अगर फौज कराची में ऑपरेशन कर रही है तो कामयाब कर रही है, सैलाब की आप बात करते, आपके अगवा हो जाते, आप गिलानी के बेटे को, गिलानी साहब के बेटे को किसने छुड़वाया? गिलानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास नहीं गए शुक्रिया अदा करने के लिए? चीफ जस्टिस सिंह का बेटा अगवा हुआ, 2 सूबे दरमियान में लगते हैं, तीसरे सूबे में उसको फौज लेकर आती है। आपकी पुलिस कहां पे, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? सिद्दीकुल फारूक साहब, जिस तरह आपने कहा कि आपने कहा है कि सब अच्छा नहीं है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है सब अच्छा करने की? इंसाफ दे सकते जी सिद्दीक साहब, तो हम तो उसकी तारीफ करेंगे। अजमल वजीर साहब मेहरबानी फरमाएं, मेरे भाई हैं, मैं ये अर्ज करूंगा कि जो भी ऑर्गन ऑफ दी स्टेट काम करे अच्छा है। देखिए 6 साल यानी साहब आर्मी चीफ रहे, वो भी फौज का दौर था, क्या हुआ? यही फौज थी ना। स्वाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, स्वाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लोग वापस गए, आप फेल हुए हैं, आज तक लोग वापस नहीं गए। एक मिनट यार, मैं आपसे मुखातिब बराह रास्त नहीं हूँ, मेहरबानी फरमाएं। मैं आपका रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा हूँ कि वहाँ पे स्वाद ऑपरेशन ठीक हुआ। उनको अपना मौक़िफ़ देने दें। जी सिद्दीक साहब, दुरुस्त ना फरमाइए, मुझे रिकॉर्ड का पता है। फिर ठीक बोले कि स्वात ऑपरेशन क्या, ये पूरा वो शुमाली वजीरिस्तान गए ही नहीं। उन्होंने एक सिक्योरिटी का डॉक्ट्राइन दिया, इसमें कहा इंडिया से हमें खतरा ही नहीं है।
अब ये सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन था 6 साल का, इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि जब मुंतखब हुकूमत की पॉलिसी बदली और उसने सब इदारों को साथ लिया, पूरी पार्टियों को साथ लिया, सबको मिला के एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत फौज ने अपना काम, जिसकी उसे तरबियत है, जिसका उसके पास असला है, जिसका उसके पास तमाम इंफॉर्मेशन जिस हद तक है, तो वो फौज ने ही करना है। लेकिन जो काम विफाकी हुकूमत का है सिद्दीकुल फारूक साहब, उसमें वो इदारे काम नहीं करे। करा सकते। जी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप एग्री करेंगी सिद्दीकुल फारूक साहब की बात पे कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि तमाम सिचुएशन आपके सामने, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात पे तो दूसरी कोई राय नहीं है कि जहाँ क्राइसिस होगा, जहाँ आपको चैलेंजेस आएंगे, वहाँ पे आपको आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप उसको इंगेज करेंगे एज अ स्टेट टूल एंड एज अ स्टेट वेरी वेल प्लान्ड एंड वेरी वेल ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखना कि ये है कि जहाँ पे आर्मी जाके वहाँ काम करती है, वहाँ क्लियर करती है उन एरियाज़ को, वो ऑपरेशन की शक्ल में हो, वो ज़रब अज़ब की शक्ल में हो, या डिफरेंट जो भी क्राइसिस विद इन द इंटरनल आपकी सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो, या एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इशू ये है कि आर्मी ने जब क्राइसिस को ओवर कर दिया, आपने जो आपकी सिविलियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपने आप को एम्पावर करना है, वहाँ उन्होंने टेक ओवर करना है, उन्होंने वहाँ पे ओनरशिप को इस्टेब्लिश करना है। जो आर्मी का रोल है वो तो वो अपना अदा कर रही है, जो सिविलियन अथॉरिटीज़ और सिविलियन अदारे हैं उन्होंने वो ओनरशिप जो देनी है आफ्टर इफेक्ट, वो क्या आर्मी फुल टाइम आप उस जगह पे एंगेज रखेंगे किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन में, और आप उसको अगले चैलेंज के लिए इस हद तक एंगेज कर लेते हैं कि जो आपकी सिविलियन अथॉरिटीज, ऑपरेटर्स और आपके डिफरेंट पॉलिटिकल ओनरशिप देने वाले सियासी अदारे हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब आप सिद्दीकुल फारूक साहब को ये एक तो वो कन्फेशन कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतराफ जुर्म बहुत अच्छा है, लेकिन देखना ये है कि सिद्दीकुल फारूक साहब के नहीं, कन्फेशन जो है वो आपकी फर्दर बेहतरी के लिए अगर है चलें, लेकिन तो आज नून लीग ने और भी, चौधरी निसार साहब ने और भी बड़ा कुछ कन्फेस किया है, और साथ ही साथ वो अयान अली के मामले पर भी बात की है। अयान अली वाला मामला भी जरा हमारे नाजरीन को जरा क्लियर करते हैं, क्या मामला है, क्या ताल्लुक क्या है? एक ही एयर टिकट अगर फराम की जाती है वो बिलावल की भी वहीं से होती है, अयान अली की भी वहीं से होती है, और जिस तरह चौधरी निसार साहब ने कहा है कि खाल उतारने वाले दूसरों की मुफ्त केस लड़ रहे हैं अयान अली का, ये कनेक्शन भी थोड़ा सा साथ ही बता दीजिए। देखिए, ये बदकिस्मती है हमारी कि हम जो भी हमारे नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ज़ातियात से जोड़ देते हैं। आपको जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेपरेट करना है, और जो आपकी पर्सनलाइज्ड टारगेटेड कोई कन्फंट्रेशंस हैं उनको साइड पे करना है। इस वक्त मुल्क जो है हालत जंग में है, और आपके जो वजीर दाखिला साहब हैं वो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को। आप ये देखें कि जो इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक सिविलियन अथॉरिटी और सिविलियन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन की है, वो निसार चौधरी साहब की है। चौधरी निसार साहब अगर इस किस्म की लैंग्वेज और इस किस्म की ब्लेम गेम में जाएंगे, और वो पॉलिटिकल हार्मनी की बजाय इस वक्त सबको साथ लेके चलने की बजाय उस ज़रब अज़ब या उस ऑपरेशन पे एक नेशनल यूनिटी और यकजहती कन्वे करने की बजाय उस स्ट्रेंथ को स्प्लिट कर देंगे और जाती ब्लेम गेम में जाएंगे। यकीनन इल्जामात की सियासत को खत्म होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के चीमा साहब से भी इसी पर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इनका, और सिद्दीकुल फारूक साहब से भी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जमशेद इकबाल चीमा साहब, हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम अपोजिशन जमातें भी मुतहद हुई, हुकूमत का साथ दिया, लेकिन जो बाकी इश्यूज हैं, जो डोमेस्टिक और सियासी इश्यूज हैं, उस पर आप लोग साथ नहीं देते। और पनामा ही को ले लीजिए, पनामा इशू पर आपने ज्यादा मामलात पर बात करना शुरू कर दी, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान कहीं ना कहीं पीछे रह गया। देखें,
जब आप नेशनल एक्शन प्लान पे गवर्नमेंट को अपनी फुल सपोर्ट देते हैं तो ये काफ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गूंगे हो गए, आप बहरे हो गए और आप गवर्नमेंट जो है उस दौर में लूटना शुरू कर दे और आप सारे चुप रहें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस पर अमल दरामद कराना भी तो आपकी स्पेशल दूसरी बात जो है इसमें देखें, ये पंजाब जो है काफ़ी बड़ा सूबा है और इसका चारों सूबों से मिलता है और यहाँ पे कलअदम तंजीमों के साथ गवर्नमेंट के अपने रिलेशनशिप्स हैं और यहाँ पे राणा सनाउल्लाह का अपना कानून, हनीफ अब्बासी का अपना कानून, वज़ीर आला का अपना कानून और कलअदम तंजीमों को पूरी छुट्टी है सारे काम करने की। अब कौन कोई वीज़ा लेके जाना है कि कोई सिंध में अगर रेंजर पकड़ ले तो वहाँ से भाग के किसी का यहाँ आना या KPK से यहाँ आना, बलोचिस्तान से यहाँ आना, और यहाँ पे अगर हाइड आउट्स आपने बनाए हुए हैं, नो टच एरिया बनाए हुए हैं, नो गो एरिया बना दिया आपने आर्मी के लिए और आपसे पकड़ा छोटो गैंग नहीं जाता। और यहाँ पे लाहौर में जो बच्चों का अगवा है, मेरे हल्के में आज से 4 दिन पहले 3 बच्चे अगवा हुए और फिर जब बच्चे अगवा हुए 4 घंटे नहर बांध रही मतलब अजीज पुलिस से लाल पुल के आगे और किसी मीडिया में नहीं आई। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो करने वाला काम था कि लेकिन वो नेशनल एक्शन प्लान की अगर बात करें वो तो अमल दरामद करवाने में आप नेशनल एक्शन प्लान में सबसे बड़ी रुकावट, और अगर आप बच्चों के अगवा की बात करें तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी रुकावट फेडरल गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी रुकावट। अगर ये बडीज़म ने क्रिएट किया कराची में भी MQM के साथ तो इन्होंने किया है, अगर कोई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को इन्होंने रिलीफ दिया तो इन्होंने दिया है। और यहाँ पेशावर में भी आज एक गैंग पकड़ा गया है, सिद्दीकुल फारूक साहब पकड़ा गया ना, सिद्दीकुल फारूक साहब आज जो बयान दिया है चौधरी निसार अली खान साहब ने, उन्होंने कहा कि एक सवाल उनसे पूछा गया जब उन्होंने कहा कि सूबों का कंट्रोल जब मिलेगा तब ही वो जवाब देने के काबिल होंगे, तो ये कहीं वजीर आजम साहब के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं बजा दी चौधरी निसार साहब ने? देखिए, मैंने उनकी बात सुनी नहीं। उन्होंने कहा है कि सूबों का कंट्रोल मुझे दे दिया जाए तब मैं इन सवालों के जवाब दूंगा, तो कहीं इख्तियारात की तो बात नहीं कर दी उन्होंने? नहीं, सूबों का कंट्रोल विफाक तो नहीं संभाल सकता। तो अलग बात है कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जहां आइन की एक दफा के मुताबिक विफाक वहाँ कोई निज़ाम जो है वो कायम कर दे, वो अलग बात है, लेकिन अभी कोई ऐसी बात है नहीं। लिहाजा एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक बात कह दी है, मैं इससे ज़्यादा इसे नहीं समझता। असल बात मैं ये अर्ज करूँगा कि सब कुछ उस वक्त ठीक होगा हाशमी साहब, और मेरे सारे मुअज़्ज़िज़ जो आपके पैनलिस्ट हैं उनके सामने और आपके नाज़रीन के सामने रखूँ कि जब हर इदारा अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए काम करे, जब पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर, गैर सियासी लीडर, हाजिर या रिटायर्ड बंदा ये ना कहे कि बस जनाब टेक ओवर कर लो, यानी आइन तोड़ने की बात ना करे। जब हुकूमत को पूरी कौम को मालूम हो कि फर्ज करें ये इलेक्शन हर 5 साल के बाद 10 नवंबर को होंगे या 5। ठीक है, आपका पॉइंट सामने आ गया। कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अपने दायरे से बाहर निकलकर काम कर रहे हैं? ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साहब आपसे जानने की कोशिश। नौमन तेल होगा ना राधा ना चाहिए। ठीक है, साथ साहब आप बताइएगा, सिद्दीकुल फारूक साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अपने दायरा कार से निकल कर काम कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल में कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो दायरा कार से बाहर काम कर रही है। नेशनल एक्शन प्लान अगर ये बात कर रहे हैं जिसके ऊपर आर्मी ने बातचीत क्यों की है, तो उसके ऊपर बहुत सुस्त रवि है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। और उस पर जो ये मिलिट्री गेम्स हैं, जो काइनेटिक ऑपरेशंस की गेम्स हैं, ये फ्रेजाइल और रिवर्सिबल हैं। ये अगर आपने IDPs को वापस बाइज्जत तौर पे हमने उनको वहां पर सेटल नहीं किया तो मॉरली हम ये लड़ाई हार जाएंगे, क्योंकि वो सारे जो हमने लोग निकाले उनको अमन के लिए निकाल दें, लेकिन अमन नहीं आता है। वहां पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अगर आप बहाल नहीं करते हैं तो आर्मी ओपन एंडेड रहेगी। कब तक आर्मी? ठीक है अजमल वजीर साहब, अब जो बात सामने आई है ISPR की जानिब से कि उकसाने वाले पैगामात ऑपरेशन ज़रबे को मुतासिर करें, नेशनल एक्शन प्लान को मुतासिर करें, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं 2 चीज़ें यहाँ पे आपको बता दूं। एक बात यह है कि सिद्दीकुल फारूक साहब ने फरमाया ना कि आप लोग सारे, देखिए हम मुखालफत करते हुकूमत की, लेकिन मैं एक चीज़ के 2 चीज़ों का क्रेडिट देता हूँ चौधरी निसार को। एक ये कि जब सार्क कॉन्फ्रेंस में उसने जो मौक़िफ़ पाकिस्तान का इंडिया के हवाले से दिया, ज़बरदस्त, उसकी हम तारीफ करें। और दूसरा वो जो आज उसने ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ का बांडा जो फोड़ दिया ना, ये ज़बरदस्त काम किया, सच बोल दिया, तो ये क्रेडिट हम दे रहे हैं मुखालफत के बावजूद, हुकूमत के मुखालिफ। सही, ठीक है। फिरदौस आशिक आवाम साहब, आपके साथ गठजोड़ की बात हुई है, अंदर से मिले हुए तो उसने कहा, मैंने तो नहीं कहा ना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि
गठजोड़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या डिफरेंट पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कौमी मफाद में अगर सही। करती हैं तो इस वक्त हालात और सूरत हाल को सामने रखते हुए अगर उसका फायदा इस मुल्क को होता है, जमहूरियत को होता है या दारों को होता है, तो वो तो एक लेजिटिमेट बॉन्ड है, उसको स्ट्रांग होना चाहिए। सही। अगर उसका फायदा कोई शख्सियत है, इंडिविजुअल ठीक है, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, वक्त की कमी है जिसकी वजह से प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ा है। नेशनल एक्शन प्लान पर कब अमल दरामद होता है, सबको इसी का इंतजार है। एक्सप्रेस स्पेशल आपका देखने का बहुत शुक्रिया।